नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भाजपा ने जो समझदारी दिखाई उसे कांग्रेस ने अपना लिया है। वह क्षेत्रीय पार्टियों और छत्रपों से अलायंस तोड़कर अपने बूते सभी सीटों पर चुनाव लड़ने लगी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। अब जम्मू कश्मीर में भी अकेले चुनाव लड़ रही है। इसका अर्थ है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी विधानसभा चुनावों में तात्कालिक हार की चिंता में नहीं है। प्रदेशों में भले कांग्रेस 2-3 साल हारे, लेकिन वह सभी जगह अपने अधिकाधिक उम्मीदवार खड़े करके जमीनी आधार बनाएगी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हवा का फायदा उठाकर अकेले चुनाव लड़ते हुए क्षेत्रीय पार्टियों को निपटा रहे हैं, तो कांग्रेस भी अकेले लड़कर क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म होने दे रही है। महाराष्ट्र में अकेले लड़ने का कांग्रेस को फायदा हुआ है। एनसीपी नंबर 3 रही तो कांग्रेस ने सभी सीटों पर वोट पाए। कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ताओं को मौका मिला। झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस को 40 से भी कम सीटें देनी चाहिए। कांग्रेस ने इस अपमान के बजाय जेएमएम के सामने खड़े होने की सोची। यदि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में भी कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा और क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म होने दिया, तो 2019 के बाद उसके अवसर होंगे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन उन चुनाव से ज्यादा चिंता उसे कई राज्यों में संभावित बगावत को थामने की है। चुनाव वाले राज्य झारखंड में ही कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं रोक पा रही है। उसके विधायक पाला बदलकर भाजपा में जा रहे हैं। हालांकि पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से गठबंधन खत्म करके जैसे तैसे प्रदीप बालमुचू, आलमगीर आलम और फुरकान अंसारी की नाराजगी खत्म की है। बहरहाल कांग्रेस को अभी 3 राज्यों में बगावत की आशंका है। तमिलनाडु में पार्टी के 2 बड़े नेता जीके वासन और बीएस गणादेशिकन अलग हुए हैं। वासन 28 नवंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। कांग्रेस नेता इस कोशिश में लगे हैं कि पार्टी के कम से कम नेता उनके साथ जाएं। कई नेताओं को पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम को लेकर आशंका है। किसी तरह से वहां स्पष्ट विभाजन रोकने की कोशिश हो रही है। इसी तरह असम में बगावत के बीच पहले से पड़े हुए हैं। एक समय 28 कांग्रेस विधायकों का समर्थन रखने वाले हेमंत विश्वा शर्मा के बारे में चर्चा है कि वे पार्टी तोड़ सकते हैं। अगर उनकी भाजपा से बात बन गई तो असम में कांग्रेस की सरकार भी गिर सकती है और पार्टी तो टूटेगी ही। तीसरा राज्य उत्तराखंड है, जहां मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विजय बहुगुणा को राज्यसभा जाने से रोका। बहुगुणा को 13 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। पार्टी के भीतर छोटे छोटे विवाद तो लगभग सभी राज्यों में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधी नेहरू परिवार के बीच पहले भी राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ एक स्तर पर निजी लड़ाई चलती रही है। 2007 के गुजरात चुनाव में ही सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए थे। उसके बाद से ही दोनों तरफ से एक दूसरे पर निजी हमले होते रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार के दौरान भी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने परोक्ष रूप से सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था। लेकिन मोदी और सोनिया राहुल गांधी के इस निजी विवाद से सरकार और सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के बीच दूरी बढ़ रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री ने निजी खुन्नस की वजह से जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती मनाने के लिए बनाई गई कमेटी से सोनिया गांधी को बाहर किया। हालांकि कांग्रेस के दूसरे नेता इसमें रखे गए। इसके बाद वो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर शक्ति स्थल भी नहीं गए। जवाब में कांग्रेस ने पार्टी की ओर से नेहरू जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मोदी को नहीं बुलाया। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह 21 मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गए थे, जबकि इन दोनों को बुलाया गया था। पर ये विवाद इतने पर ही नहीं थमने वाला है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी अब सरकार के हर काम में अड़ंगा डालेगी। इसी महीने होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इसका नमूना देखने को मिलेगा। कांग्रेस नेताओं का ये भी कहना है कि मोदी का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सरकार के 6 महीने पूरे हो रहे हैं, तब सरकार को असली विपक्ष देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरों में जनसभा करने की परंपरा शुरू की है। उन्होंने अमेरिका दौरे पर न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों की एक सभा को संबोधित किया था। इसका वीडियो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी प्रचार के दौरान चलाया गया था। इस सभा में दिए गए उनके भाषण की बड़ी चर्चा हुई थी और इससे प्रवासी भारतीयों के बीच भाजपा और संघ दोनों की लोकप्रियता में इजाफा हुआ।
अमेरिका के बाद अब नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर के बाद अब मोदी मेलबर्न के एमसीजी यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत वंशियों की एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे अल्फोंस एरिना ऑफ सिडनी ओलंपिक पार्क में भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पिछले कुछ समय में ऑस्ट्रेलिया में कई भारतीय छात्र नस्ली हिंसा का शिकार हुए हैं। भाजपा नेता मान रहे हैं कि मोदी के भाषण के बाद इस तरह की हिंसा पर रोक लगेगी। प्रधानमंत्री उसके बाद नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वहां भी वे जनसभा को संबोधित करना चाहते हैं। वहां के नेता और अधिकारी इसके असर का आकलन कर रहे हैं। नेपाल में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा कई बार हिंसक रूप ले चुका है, सो इसका आकलन किया जा रहा है कि मोदी की जनसभा का क्या असर होगा। अब आज की सुर्खियां है, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनी भाजपा की अल्पमत सरकार ने आज ध्वनि मत से बहुमत साबित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े ने बहुमत साबित करने के लिए वोटिंग कराने की शिवसेना और कांग्रेस की मांग खारिज कर दी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा, जिसका भाजपा के साथ साथ तमाम निर्दलीय विधायकों और छोटी पार्टी के विधायकों ने समर्थन किया। शिवसेना के विधायकों ने विश्वास मत का विरोध किया। बहुमत साबित करने की प्रक्रिया के दौरान एनसीपी के विधायक चुपचाप बैठे रहे और उन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया कि वे सदन में बहुमत साबित करने की प्रक्रिया से गैर हाजिर हैं। फडणवीस सरकार को विधानसभा में विपक्ष के नेता का चुनाव होने के बाद बहुमत साबित करना था, लेकिन स्पीकर ने उससे पहले ही मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कह दिया। शिवसेना ने इसका भी विरोध किया। 288 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा के 122 विधायक हैं। 41 विधायकों वाली एनसीपी ने उसे बाहर से समर्थन का ऐलान किया है। सरकार के बहुमत साबित करने से पहले हरिभाऊ बागड़े को आम सहमति से स्पीकर चुना गया। कांग्रेस और शिवसेना दोनों के उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके कहा कि मैं विधानसभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हम पर भरोसा जताया है। मैं भरोसा देता हूं कि हमारी सरकार का हर कदम महाराष्ट्र की जनता के हित में होगा। महाराष्ट्र में आज भारी ड्रामे के बीच देवेंद्र फडणवीस ने ध्वनि मत से अपनी सरकार का बहुमत साबित किया, लेकिन विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी शिवसेना और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। शिवसेना और कांग्रेस ने पहली बार एकता दिखाते हुए भाजपा पर हमला बोला और कहा कि फडणवीस सरकार के बहुमत साबित करने का तरीका गलत है और यह सरकार अवैध है। दोनों पार्टियों ने भाजपा से फिर से बहुमत साबित करने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने प्रक्रिया को गलत बताते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उन्होंने भाजपा पर वोटिंग के जरिए बहुमत साबित करने से भागने का आरोप लगाया और कहा कि मत विभाजन की प्रक्रिया पूरी करके ही बहुमत साबित करना चाहिए। साथ ही चौहान ने यह भी कहा कि भाजपा को मत विभाजन की प्रक्रिया पूरी करके ही बहुमत साबित करना चाहिए। शिवसेना के नेता रामदास कदम ने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र के लोगों के साथ धोखा किया है, भाजपा को बहुमत साबित करना ही होगा। शिवसेना ने पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना है, वे सदन में नेता प्रतिपक्ष होंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। एनसीपी ने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद इसका ऐलान किया था, लेकिन आज फडणवीस सरकार के बहुमत साबित करने से ऐन पहले पार्टी ने एक बैठक करके बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया। हालांकि बहुमत साबित करने के लिए सरकार को उसकी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। इस बीच शिवसेना और एनसीपी के बीच जंग छिड़ गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि क्या भाजपा उस पार्टी का समर्थन लेगी जिसने चूहे की तरह सरकार के खजाने में सेंध लगाई थी। इसमें लिखा गया है कि क्या भाजपा चूहों का समर्थन लेगी। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि अगर एनसीपी चूहा है तो शिवसेना कहां का शेर है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज करते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के सपने का क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के मौके पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया है, लेकिन पार्टी ने कई प्रादेशिक क्षत्रपों को इस सेमिनार के लिए न्योता दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का निजी न्योता मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि पार्टी ने समान सोच वाली सभी पार्टियों को आमंत्रित किया है। भाजपा और एनडीए में उसकी सहयोगी पार्टियों को छोड़कर इसमें सबको बुलाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से अन्ना डीएमके प्रमुख जयललिता, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और वामपंथी पार्टियों के नेताओं को भी बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में आसियान शिखर बैठक के बाद मेक इन इंडिया अभियान पर जोर दिया। उन्होंने इस सम्मेलन के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक के साथ मुलाकात की और मलेशियाई कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया। म्यांमार इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 12वें आसियान शिखर बैठक से अलग हुई इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशियाई कंपनियों को भारत में आकर निवेश करने का न्योता देते हुए कहा कि उनके लिए भारत में बहुत अवसर है। इस बैठक के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दे रहे हैं और मलेशियाई कंपनियों को भारत आने का न्योता दे रहे हैं। प्रधानमंत्री म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी की 10 दिन की यात्रा पर गए हैं। यात्रा के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आने का भी ऐलान किया और कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने म्यांमार से ही अपनी पहली तस्वीर भी इंस्टाग्राम पर डाली। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। कांग्रेस की ऐतिहासिक गलती थी
जो उसने सेकुलर राजनीति के चक्कर में मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद पवार आदि के साथ अलायंस बनाकर अपने को 44 सीटों पर ला दिया। यदि नरसिम्हा सीताराम केसरी ने काशीराम, लालू यादव के साथ अलायंस नहीं बनाया होता तो कांग्रेस यूपी, बिहार में साफ नहीं होती। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। देश की दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा प्रादेशिक पार्टियों के प्रति एक जैसा रुख दिखा रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने इसकी शुरुआत की थी। भाजपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र में अपने गठबंधन के पुराने सहयोगियों को छोड़ दिया और अकेले चुनाव लड़ा। इसका उसे फायदा हुआ। दोनों राज्यों के चुनाव में भाजपा के आक्रामक प्रचार की वजह से क्षेत्रीय पार्टियां हाशिए में गई। एक रणनीति के तहत भाजपा ने कांग्रेस को निशाना बनाया, जिससे मुकाबला अपने आप कांग्रेस बनाम भाजपा का हो गया। वैसे इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ही सत्ता में थी, इसलिए भी भाजपा को आसानी हुई। अब कांग्रेस भी इस रणनीति को आजमाती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने चाहे जिस कारण से भी हो झारखंड में अपनी सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा से तालमेल खत्म कर दिया है। उसने राजद और जदयू से गठबंधन बनाए रखा है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के लिए बहुत कम सीटें छोड़ी हैं। पार्टी ने 81 सदस्यों की विधानसभा में 70 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। असल में कांग्रेस को हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से सबक मिला है। दोनों राज्यों में कांग्रेस अकेले लड़ी थी। महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान उसकी 15 साल पुरानी सहयोगी एनसीपी ने तालमेल खत्म किया था। तब लगा था कि कांग्रेस अकेले लड़कर साफ हो जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ। कांग्रेस को 42 सीटें मिली और उसके वोट शेयर में भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तभी कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि अकेले लड़कर हर प्रदेश में अपना संगठन मजबूत किया जा सकता है। गठबंधन की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा कांग्रेस के आला नेताओं को हो रहा है। इस रणनीति से भले कांग्रेस तत्काल सत्ता में नहीं आ सके, लेकिन हर प्रदेश में वो अपना पुराना संगठन खड़ा कर सकती है। अगर भाजपा बनाम कांग्रेस का मुकाबला बनता है तो क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप खत्म होगी। फिर दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच ही मुख्य मुकाबला बन जाएगा। कांग्रेस के कई नेता इस सिद्धांत की पैरवी करने वाले हैं। बिहार में कांग्रेस के ज्यादातर नेता मान रहे हैं कि 90 के दशक में अगर कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद के साथ तालमेल नहीं किया होता तो उसकी वापसी हो सकती थी। इसलिए हर बार प्रदेश के नेता तालमेल का विरोध करते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 2009 के चुनाव के समय कांग्रेस ने मजबूती का एहसास कराया था। तब उसे लोकसभा की 23 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने इस मजबूती को स्थायी बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। वह केंद्र की सत्ता में रही और उसके नेता उसी में मगन रहे। कांग्रेस ने यूपी से अनेक मंत्री बनाए थे, लेकिन पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 28 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह यह बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि 10 साल के यूपीए के राज में कांग्रेस ने भविष्य की रणनीति बनाने वाली कोई टीम नहीं बनाई और आगे आने वाले खतरों का आकलन नहीं किया। भले कांग्रेस ने पहले ऐसा नहीं किया हो, लेकिन अब भाजपा के कारण क्षेत्रीय पार्टियों के आगे अस्तित्व का संकट खड़ा हो रहा है और कांग्रेस को भी इसका फायदा मिल सकता है, बशर्ते कि वह भी भाजपा की रणनीति को अपनाए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस की अलायंस रणनीति पर चर्चा करेंगे। सोनिया गांधी ने गलती की जो सन 2004 में कांग्रेस की केंद्र सरकार बनने के बाद भी क्षेत्रीय पार्टियों को पनपाए रखा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी हवा में अपनी पार्टी को बढ़ाने की अभी जो रणनीति बनाई हुई है, ऐसा काम, विजन, साहस कांग्रेस ने नहीं दिखाया। तभी वह 44 सीटों पर आ सिमटी। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, झारखंड में कांग्रेस ने जेएमएम से अलायंस तोड़कर अपने बूते उम्मीदवार जिस तरह उतारे हैं और जम्मू कश्मीर में भी उन्हीं के उम्मीदवार कांग्रेस अपने बूते ही चुनाव लड़ रही है, इससे क्या ये नहीं लगता है कांग्रेस भी भाजपा की राजनीतिक लाइन को अपना रही है? व्यास जी, आप समझ सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दलों का उभार है, इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दलों का अपना दोष भी है। सत्ता के लालच में ये ठीक है कि कांग्रेस के खिलाफ ही क्षेत्रीय दल उभरे। देश में, राज्यों में, देश में सब कांग्रेस का राज था। तो मान लो आप आंध्र प्रदेश की बात करो, एनटी रामाराव वहां आए, फिल्मी स्टार थे, ठीक है। वहां रामचंद्रन आए तमिलनाडु में, दक्षिण में कांग्रेस का वर्चस्व था। पर कांग्रेस ने बाद में जब इनके साथ अलायंस करना और बी ग्रेड की पार्टी बनना स्वीकार किया, तो कहीं ना कहीं अपने एक तरह से आत्मघाती कदम है ये। आप
अंशकालिक लाभ देख रहे हैं, दीर्घकालिक लाभ नहीं देख रहे। अब मुझे लगता है जो नरेंद्र मोदी ने जो ये छलांग लगाई है, जैसे हरियाणा का मामला है, महाराष्ट्र का मामला है, तो कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि भले, हालांकि राहुल गांधी की लाइन पहले से थी, ये बिहार में उन्होंने दिखाया था कि हमें बिहार में अकेले चलना चाहिए, हारें या जीतें। तो ये जो कमोबेश अब समझ में आया है कांग्रेस को, क्योंकि मोदी ने इसको एक प्रयोग के तौर पर, एक अपने उदाहरण के तौर पर पेश कर दिया है। मतलब ये कि ये सबक कांग्रेस ने सीखा है कि वो सेकुलर राजनीति के चक्कर में या धर्मनिरपेक्षता के बचाने की मुहिम में जो एक अलायंस बना के हुआ करता था, वो मामला न चला जाए और अकेले ही लड़ाई लड़ी जाए। देखिए व्यास जी, अगर आप चुनाव के जैसे समीकरण है, कई बार हमें जनादेश का सम्मान करना पड़ता है। त्रिशंकु विधानसभा आई तो दो लोगों को मिलकर ही सरकार बनती है, वो एक व्यवस्था वाली बात है, पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेज हैं। लेकिन आप प्रीपोल अलायंस कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी अगर क्षेत्रीय पार्टी के साथ प्रीपोल अलायंस कर रही है तो कहीं ना कहीं अपने को खत्म कर रही है। मतलब क्यों कर रही है वो? हाँ, मतलब ये कि कांग्रेस ने ये भी सीखा होगा एक हिसाब से कि शिवसेना से भी बीजेपी ने अलायंस तोड़ा है, हिंदू वोटों में भी डिवीजन बर्दाश्त करके अपने को आगे बढ़ाया, तो ये हमें सेकुलर पार्टी राजनीति के अंदर के उसमें भी हमें ये करना चाहिए। सबसे बड़ा जोखिम तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बिहार में उठाया, जहां वो कल्पना भी नहीं करते थे कि नीतीश कुमार को अलग होने के बाद हम लोग कहीं सर्वाइव कर पाएंगे। जब वहां का अनुभव उनको आया तो उन्होंने हरियाणा में साबित करके दिखा दिया, महाराष्ट्र में साबित करके दिखा दिया, और अब वो एक तरह से कमोबेश बाकी राज्यों में भी दहशत है जो क्षेत्रीय दल हैं कि अब बीजेपी जो है वो ए टीम बनेगी, अगर कहीं अलायंस भी करेगी, बी टीम नहीं बनेगी। झारखंड का आप देखिए, आजसू के साथ उनका लगभग गठबंधन फाइनल है, तो वहां वो 12 सीट मांग रहे थे, 9 सीट उन्होंने दी है, 6 उनके एमएलए पहले से थे। तो ये जो स्थिति है, राष्ट्रीय दल कांग्रेस ने तो 96 की आप याद कीजिए, कांग्रेस यूपी में कभी किसी के साथ अलायंस नहीं किया। ठीक है, मुलायम सिंह की सरकार को उन्होंने 89 में, बाद में जब चंद्रशेखर जी अलग हो गए थे और वीपी सिंह, तो उन्होंने सपोर्ट करके मुलायम सिंह की सरकार को बचाया, वो एक अलग विषय है, तब भी उसका विरोध हुआ था। पर 91 के बाद जब ये 93 में भी सपोर्ट किया, 96 में तो सीताराम केसरी ने सीधे बीएसपी के साथ पैक्ट कर लिया, और 300 असेंबली सीटें, अनडिवाइडेड यूपी में 425 सीटें थी, 300 असेंबली सीटें आपने दे दी बीएसपी को, 125 सीटें जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 84 में, ये सबसे बड़ा, ये कांग्रेस के अधोपतन का सबसे बड़ा कारण था। में से व्यास जी 83 सीटें लोकसभा में जीत के आई थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, वहां 125 सीटों पर कांग्रेस लड़े, उसके बाद तो 300 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस खत्म हो गई। तो आज नतीजा सामने आपके, अलायंस करके भी 33 सीट्स कांग्रेस ने जीती, कोई लाभ नहीं हुआ। तो जब भी राष्ट्रीय पार्टी ने किसी क्षेत्रीय दल के साथ प्रीपोल अलायंस किया है, मेरा अपना अनुभव है जो मैंने अध्ययन किया है, उससे राष्ट्रीय दल को नुकसान हुआ है, क्षेत्रीय दल को फायदा हुआ है। नहीं, उस नाते आपका क्या मानना है, क्या बिहार के अंदर भी कांग्रेस अकेले जाएगी या लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ अलायंस की राजनीति करेगी? मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगर चलेगी, जो दूर की अगर वो सोच रहे हैं, तो जो नीतीश कुमार और लालू के साथ पैक्ट करने पर कांग्रेस को नुकसान होगा। सतही कोई सीटें तो मिलेगी नहीं, 30-40। ना तो वो देखिए, आप तालमेल करें, शिवसेना के साथ बीजेपी ने कहा मुख्यमंत्री हमारा होगा, या मुख्यमंत्री पर हम आपका नहीं मानते, उस पर वो बैक कर गए, तो कांग्रेस कहे या तो मेरी इतनी ताकत हो कि बिहार में कांग्रेस का सीएम बनेगा और अलायंस कर लो, तो उसके लिए अगर तैयार नहीं है तो 2M या तीसरे दर्जे की पार्टी बनकर अलायंस करना है, तो जितने भी आएंगे तब भी हम 2M तीसरे दर्जे की बने रहेंगे। कोई बुद्धिमानी राजनीतिक सूझबूझ नहीं है किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए किसी राज्य में दूसरे तीसरे दर्जे की पार्टी बनकर प्रीपोल अलायंस करना। पर इससे कांग्रेस में एक बहस अंदरूनी, खास तौर पर जो पुराने नेता है, जो पुराने व्यवस्थापक है, पुराने नेता, वो यही कहेंगे कि भाई धर्मनिरपेक्षता वाले पे लालू के और नीतीश, जब पहले बीजेपी को रोकना है वो पहले चिंता है, या कांग्रेस को अपने को पहले खड़ा करना है ये चिंता? ये जो बहस कांग्रेस के अंदर है, फैसला होने देगी ये? नहीं, पर ब्याज जी देखिए ना, जो धर्मनिरपेक्षता के सो कॉल्ड अलंबरदार हैं, वो उनके पास उदाहरण क्या है? जब भी आपने धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाया है, तब बीजेपी फायदे में रही है। तो इससे लाभ क्या है आपको? अगर विकास के मुद्दे पर, नीतियों के मुद्दे पर चुनाव होता है, भले बीजेपी सांप्रदायिकता की राजनीति करे आपकी नजर में, लेकिन आप अगर उसको सेकुलर बनाम कम्युनल बनाएंगे तो फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो इसलिए नुकसान कांग्रेस का होने वाला है। कांग्रेस अगर इस तरह की ताकतों के दबाव में आएगी, पार्टी के अंदर अगर लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कम्युनल बनाम सेकुलर का मुद्दा बने और इसके नाम पे किसी के भी साथ मैच कर लो, मतलब कांग्रेस को कम्युनल बनाम ये मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और अपनी जो आइडियोलॉजी और अपनी जो है अपनी ही बूते खड़े होकर चुनाव लड़ना चाहिए। बनाकर व्यास जी, उनको अतीत में क्या लाभ मिला? देखिए, हम इतिहास में इसलिए जाते हैं कि इतिहास सीखने के लिए होता है, इतिहास की ज्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन इतिहास, अतीत में हमें क्या मिला, तो अनुभव सामने है। जब भी हमने पैक्ट किया तब तक हमको नुकसान हुआ। तो पोस्ट पोल अलायंस कई बार मजबूरी में करना पड़ता है। प्री पोल अलायंस राष्ट्रीय पार्टियां क्यों करें?
तभी करें जब वो पहले नंबर की पार्टी वहां हो, ए टीम है तो बी बनने के लिए। मैंने आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, तमिलनाडु में आज क्या हालत है, कांग्रेस कभी वहां अपनी बूते सरकार चलाती थी, आज वहां उसकी हैसियत एक एमपी नहीं है उसका। कर्नाटक में क्या स्थिति, अपनी मजबूत खड़ी हुई पार्टी अपने बल पर तो बची है। आंध्रा में आज दोनों जगह, तेलंगाना और आंध्र में कांग्रेस साफ हो गई, तो क्या स्थिति है। अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के अकेले करेंगे। और हालत क्या हुई, जो उनका मंगत राम शर्मा अलायंस की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो पार्टी छोड़कर पीडीपी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस का आधार बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए वो पीडीपी की तरफ जा रहा है, इसलिए जा रहा है। झारखंड में कांग्रेस की इतनी बुरी गत हो गई कि वो पिछलग्गू बन गए, लालू और नीतीश और इनकी, और एक निर्दलीय एमएलए को 2 साल तक आप चीफ मिनिस्टर चला रहे हैं। तो ये कांग्रेस ने अपनी गत बनाई है क्षेत्रीय दलों का पिछलग्गू बनकर। और मुझे लगता है बीजेपी के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर अगर आप इस तरह के गठबंधन करेंगे तो बीजेपी को मजबूत करेंगे। पर अब ये माना जाए कि क्योंकि झारखंड और जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस में एक समझ तो आई है कि भाई नहीं, हमें अकेले चलने में फायदा है दीर्घकालीन, क्योंकि लोकसभा चुनाव की कोई चुनौती नहीं, और अगर अपने को पार्टी को खड़ा करना है तो यही रास्ता अपना। देखिए व्यास जी, राहुल गांधी को लोग मूर्ख कहें, नासमझ कहें, सियासी तौर पर मैं उससे डिसएग्री करता हूं। राहुल गांधी की यह समझ अच्छी है, भले चुनाव में नुकसान हो, कम सीटें आए, पार्टी को खड़ा करना है। जब आप अलायंस करते हैं व्यास जी, तो देखिए आधी सीटें जहां आपके सहयोगी लड़ते रहते हैं, मान लो महाराष्ट्र में थे बीजेपी और उनका गठबंधन था, तो आधे इलाकों में तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, वहां तो आपके वर्कर ही नहीं आएगा। जब उसको मालूम है यहाँ सीट शिवसेना के हिस्से में है, तो वो शिवसेना के लिए काम करेगा और नया वर्कर भी वहीं खड़ा होगा। तो जो राहुल गांधी की सोच है, हाँ, और वो 280-88 सीटों में अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए, तो उससे आधार बना है। आधार बना है व्यास जी। उम्मीदवार तो कांग्रेस में चाहे वो कितनी भी खराब स्थिति में हो, वहां उम्मीदवारों की कमी नहीं है। एक एक सीट के लिए कई लोग टिकट मांगते हैं। जब टिकट उम्मीदवार खड़ा होगा तो कुछ ना कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ ट्रेडिशनल कांग्रेसी भी होते हैं, तो पार्टी को इससे लाभ होता है, और दीर्घकालिक लाभ तो निश्चित रूप से होगा। जी अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।